नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको इजराइल पर ईरान के हमलों और इजराइल के जवाबी पलटवार के बारे में बताएंगे। जिस वक्त सीजफायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे, उस वक्त ये युद्ध फिर से शुरू हो गया और इस बार पहला हमला अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि ईरान की ओर से हुआ। कहा जा रहा है कि यह हमला लेबनान के समर्थन में किया गया, लेकिन दावा यह भी है कि ईरान ने यह हमला अली खामेनी के जनाजे को टालने के लिए किया। क्या आज आपको बताएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार क्यों बढ़ती जा रही है। दावा यह है कि ईरान अमेरिका की डील किन शर्तों पर हो सकती है, इसकी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इजराइल अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी करा रहा था। आज आपको यह भी बताएंगे कि इस जंग का तेल और गैस की कीमतों पर क्या असर होने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां पहुंचे, नॉर्थ कोरिया, जहां उनका स्वागत सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने किया। अब देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई ना कोई बड़ा बदलाव हो रहा है और उसी कड़ी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि शी जिनपिंग आखिर नॉर्थ कोरिया से क्या चाहते हैं और नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जोड़ी कैसे अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। और इसके बाद आपको शामली के मोहम्मद अली के बारे में बताएंगे, जो पहले आयुष मलिक था। आरोप है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करने वाली जिम ट्रेनर चांदनी, उसके परिवार और 3 मौलवियों ने किया। इस घटना में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और आखिर में आपको बताएंगे फिलीपींस में भूकंप, भयानक भूकंप आया। बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों के महल की तरह ढहते हुए देखा गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन ईरान ने इस तरह के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। तो ये दावा एक तरफा है और ये कहा है कि हमने सिर्फ इजराइल पर हमले किए हैं। तो आज बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने सऊदी के अल खर्ज एयरबेस पर हमला नहीं किया है, तो सऊदी की तरफ से यह दावा क्यों किया जा रहा है कि ईरान ने उसके अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। ये हमले भी इसलिए किए गए क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह पर बारूद बरसा रही है और ऐसा करके सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी आज सुबह से सऊदी अरब और यूएई पर ईरान के हमलों की जितनी भी खबरें चल रही थी, वो सारी खबरें गलत साबित हो गई हैं। ईरान का कहना है कि उसके हमले सिर्फ इजराइल तक सीमित थे। दूसरी खबर यह है, बड़ी खबर, कि ईरान ने इजराइल पर हमले करने के लिए अपने प्रॉक्सी संगठन हूती की मदद ली, जिसने येमेन से इजराइल पर मिसाइल दागी और इजराइल का दावा है कि इस मिसाइल को उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस तरह इस युद्ध की लपटें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है और ये कहा है कि इजराइल पर दागी जा रही ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में भी गिर सकती हैं, जिससे जान जाने का खतरा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतीय दूतावास ने भी एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों से ईरान की यात्रा ना करने की अपील की गई है और भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये एडवाइजरी मैं अपने हाथ में भी लेकर आई हूं। सोचिए, भारतीय दूतावास ऐसी अपील कर रहा है तो क्या अब एक बार फिर ये युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है, लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के हमलों के बाद ईरान में भी काफी तनावपूर्ण हालात हैं। ईरान की सरकार ने रेड क्रिसेंट सोसाइटी को तैयार रहने को कहा है। तो भारत की तरफ से जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी किया है, वो जरा आपको बता दें, क्योंकि इसमें 8 जून को, आज ही की तारीख में, इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन, यानी जिस तरह के हालात एक बार फिर से पूरे इलाके में बन रहे हैं, एम्बेसी ये फिर से आपके सामने कहता है कि reiterates its earlier advice to all Indian nationals to avoid any travel to Iran। मतलब ईरान अभी ना जाए, पहले भी हमने कहा था, अब नए सिरे से कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी साफ साफ संकेत है कि ईरान का ट्रैवल ना करें और इसको बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत सरकार जिस तरह से एहतियात बरत रही है, क्या एक बार फिर से युद्ध के फिर से एस्केलेशन की संभावना बन रही है। Indian nationals presently in Iran are also advised to exit the country by available means of transport। Point number 2 यही है कि अगर भारतीय वहां पर रह रहे हैं ईरान में, तो वो भी ऐसी कोशिश करें कि वो
भारत वापस आ जाए और जो भी इस वक्त आपको यातायात का साधन मिल रहा है उससे आप भारत वापस आ जाइए। तो कुल मिलाकर स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण बन रही है। आप पहले युद्ध की नई तस्वीरों को देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध से और कितनी महंगाई बढ़ सकती है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि आज बात नफरत की भी है। कल जब ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी, तब ईरान के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग आसमान में जो मिसाइलें जा रही थी, जाती हुई मिसाइलों को देखकर नारे लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये तस्वीरें सामान्य नहीं थी। ये तस्वीरें बता रही थी कि ईरान और इजराइल का ये युद्ध एक बार फिर से लोगों के मन में भी लड़ा जा रहा है। और अब आप इस मन को टटोलेंगे तो इसमें आपको एक दूसरे के खिलाफ कट्टर दुश्मनी, जबरदस्त नफरत नजर आएगी। और आज यही चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल के लोगों को मरता हुआ देखकर तालियां पीटी जा रही है, ईरान के लोगों को मरता हुआ देखकर इजराइल में जश्न मनता है। दोनों तरफ वही हाल है। वैसे आज सवाल सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि आज सवाल अमेरिका और इजराइल को लेकर भी है, जिनकी दोस्ती अब कभी भी टूट सकती है। कल रात जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तब उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और अमेरिका और ईरान की डील फिर से फंस जाएगी। इसी चिंता में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन मिलाया और उनसे ये कहा कि वो इन हमलों का बदला ना लें, ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत के बाद खुद अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ईरान के हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इसीलिए इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके, वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास ईरान से डील करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और इन सारे बयानों से राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इजराइल को हमला ना करने के लिए मना लिया है और ईरान युद्ध को फिर से सुलगने से रोक लिया है, जबकि ये युद्ध शुरू उन्होंने ही किया था। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग माहौल बना रहे थे और अमेरिका का मीडिया भी यही लिख रहा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात मान ली है और वो ईरान पर जवाबी हमले नहीं करेंगे। लेकिन देर रात ये सारी खबरें गलत निकली और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले लॉन्च करके ये बता दिया कि वो अब राष्ट्रपति ट्रंप को यस बॉस कहने के मूड में नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए, इस्फहान में 3 बड़े धमाके, तबरीज में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और खुद इजराइल ने भी बताया कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें भी ईरान के मैं शहर में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए गए, देखिए, जिसे ईरान के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो अब तक जो पश्चिम के देश, इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट के देश ये रो रहे थे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर वो हमले कर रहे हैं, अब इजराइल भी वही कर रहा है। ये प्लांट फारस की खाड़ी के पास मौजूद है, जहां 2 लाख टन से ज्यादा के पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद बनते हैं और अगर ये बनना बंद हो जाए तो इस पूरे इलाके में सोचिए किस तरह की तबाही मचेगी और विश्व में जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर कैसा असर होगा। और ईरान में तो खैर महंगाई बढ़ सकती है और यही सोचकर इजराइल ने ईरान पर ये हमले किए हैं। अब यहां बड़ी खबर यह नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया, बल्कि बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी, उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। क्यों किया, अब उसके पीछे का खेल समझिए। इजराइल ये मानता है कि ईरान और हिजबुल्ला उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान तो कहता भी है कि उसका लक्ष्य इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है, जिसमें हिजबुल्ला उसकी मदद करता है। और पिछले 1 हफ्ते में हिजबुल्ला ने लेबनान से इजराइल पर 18 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं और यही हमले प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा पहले देखेगा और वो राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्यों के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी तरह ईरान के साथ डील करें और दलदल बन चुके इस युद्ध से खुद को बाहर निकालें। अब यहां राष्ट्रपति ट्रंप का जो लक्ष्य है उसके लिए इजराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, जिसके कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप की एक नहीं सुन रहे। और यह भी तब हो रहा है जब पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गाली गलौज की थी और उन्हें एहसान फरामोश बताते हुए कहा था कि अगर वो ना होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल की सजा काट रहे होते।
अल जजीरा का दावा है कि इस बातचीत के लीक होने से भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफी असहज है। वो ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके कि इजराइल अमेरिका के रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो इजराइल की सुरक्षा पर समझौता नहीं करता, जो बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकता और जो जरूरत पड़ने पर भी अमेरिका से सहमति जता सकता है। और इसीलिए जब यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्रंप से किनारा किया और ट्रंप से किनारा करना शुरू करने के बाद उन्होंने अब ये वापसी हमला भी कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक राष्ट्रपति ट्रंप का ये 15 देशों से झगड़ा हो चुका है जो अमेरिका के मजबूत सहयोगी एक वक्त पर माने जाते थे। कौन कौन से वो दोस्त हैं, मतलब जो पक्के अलायंस पार्टनर माने जाते थे, उनके साथ बकझक की नौबत। कनाडा, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब। और सोचिए यूरोपियन यूनियन, नेटो, ओमान, और अब इस सूची में इजराइल भी शामिल हो सकता है। और लोग कह रहे हैं कि अब इजराइल ने भी अमेरिका को ना कहना सीख लिया। एक तरफ इजराइल लेबनान में हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना यह कह रही है कि वो लेबनान को रेड लाइन मानती है। अब और अगर इस रेड लाइन को इजराइल पार करेगा तो उस पर और भी बड़े हमले होंगे, घातक हमले होंगे। सुनिए, ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के 2 बड़े एयरबेसेस को निशाना बनाया। इनमें एक है नेवाटिम एयरबेस और दूसरा है टेलनॉफ एयरबेस, और इन्हें इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों में गिना जाता है। इनमें भी नेवाटिम एयरबेस दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है, जहां F-35 एडी, C-130 और खुफिया विमान तैनात रहते हैं। और यहां इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना भी मौजूद है, लेकिन ईरान की मिसाइलें इन एयर बेसेस पर पहुंच गई और अब इजराइल कह रहा है कि वो इन हमलों का ईरान को करारा जवाब देगा। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर पर फंसे सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MT मैरीवेक्स है और ये जानकारी अभी गलत है इनके मुताबिक कि यह जहाज हमले के बाद डूब गया है। सभी नागरिक सुरक्षित हैं, ये बताया जा रहा है। इस जहाज में आग लगी थी, 24 भारतीय नाविक फंस गए थे, लेकिन बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है और ये जानकारी सरकार ने खुद दी है। सुनिए। Around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel MT Marivex in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence to ensure their safety. और बताया जा रहा है इस हमले के बाद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से रुक सकती है। इससे कच्चे तेल, गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और इसका आपकी जेब पर बुरा असर पड़ सकता है। युद्ध के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। युद्ध से पहले घरों में इस्तेमाल होने वाला लगभग 14 किलोग्राम का 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर 853 रुपए का था, जो अब 942 रुपए का हो चुका है। यानी एक सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है और इसकी कीमतें लगभग 10.4% बढ़ चुकी हैं। ये कीमतें भी दिल्ली की हैं और दूसरे राज्यों में इसी सिलेंडर की कीमत 1000 के आसपास भी है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के मुकाबले मौजूदा सरकार में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात सही है कि 1 मई 2014 को एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 928 रुपए 50 पैसे थी, जबकि 7 जून 2026 को इसकी कीमत 942 रुपए है। इससे ऐसा ही लगता है कि पिछले 12 साल में रसोई गैस सिलेंडर ज्यादा महंगा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक और पहलू यह भी है कि यूपीए सरकार में हर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, जिससे यह सिलेंडर तब सिर्फ 412 रुपए का पड़ता था, लेकिन आज सभी सिलेंडर्स पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती। बिना सब्सिडी का एक सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपए का है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत जरूर
जब आप देखें तो उज्ज्वला योजना के तहत जितने सिलेंडर मिलते हैं वो पूरे साल में 4 सिलेंडर पर, जो अगर आप घर में 4 सिलेंडर साल में ले रहे हैं तब आपको सब्सिडी मिलती है, 300 रुपए की मिलती है, और इस सब्सिडी से सिलेंडर की कीमत हो जाती है 642 रुपए। अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार को गैस सिलेंडर महंगा क्यों करना पड़ा। सरकार की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? देखिए, रसोई गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है और हम अपनी 60% एलपीजी गैस अकेले सऊदी अरब से आयात करते हैं। अब युद्ध से पहले 1 टन एलपीजी गैस भारत को लगभग $542.5 में मिलती थी, लेकिन अब यही गैस प्रति टन हमें 46% महंगी मिल रही है और इसके दाम $790 पर पहुंच गए हैं। वैश्विक परिस्थितियों ने ऐसी मजबूरी पैदा की है, इससे एक रसोई गैस सिलेंडर हमारी तेल कंपनियों को लगभग 1600 रुपए का पड़ रहा है, जबकि आपको यह मिल रहा है 942 रुपए का दिल्ली में। यानी गैस महंगी होने से हर सिलेंडर पर तेल कंपनियों को 700 रुपए का घाटा हो रहा है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा कर दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग पूरे विश्व में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन अलग भिड़े हुए हैं, इधर ईरान इजराइल के बीच फिर से स्थिति खराब है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो चीन पर सबकी नजर है कि आखिर चीन क्या कर रहा है, क्योंकि आपको यह बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग क्यों जाना पड़ा। जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड के बाद दूसरे देशों के दौरे पर जाना कम कर दिया या लगभग बंद ही कर दिया, तब वो उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे और वहां जिस तरह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तो प्योंगयांग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए जो भीड़ जुटाई गई है और जिस तरह की परेड निकली वो सामान्य नहीं है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया का वो शहर है जहां आम लोगों को बसने की इजाजत नहीं है। इस शहर में सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके करीबी, सेना के बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग, उत्तर कोरिया का इलीट क्लास रह सकता है। लेकिन शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए राजधानी प्योंगयांग में हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां लोगों ने इस तरह से फूल, झंडे अपने हाथों में लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया की सेना ने एक पूरी परेड वहां पर उनके लिए निकाली। उत्तर कोरिया और चाइना में इस तरह के स्वागत को मास मोबिलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है, जिसे बड़ी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी करना एक पुरानी परंपरा रही है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए भी इसी तरह की मास मोबिलाइजेशन, यानी चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक साथ ताकत। साल 2013 से 2019 के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने औसतन हर साल 14 विदेश यात्राएं की थी, लेकिन कोविड के बाद बहुत कम कर दी उन्होंने यात्राएं। पिछले कुछ वक्त से स्थिति यह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े नेता खुद बीजिंग जाकर उनसे मिलते हैं और इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि जब शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग पहुंचे हैं तो इसके पीछे असली वजह क्या है। तो पहला कारण हो सकता है रशिया। पारंपरिक रूप से चाइना और उत्तर कोरिया का रिश्ता ऐसा था जिसमें चाइना बड़ा भाई था और उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से चाइना पर निर्भर था। शामली की एक खबर है जहां पर धर्म परिवर्तन का ऐसा मामला सामने आया। इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी खबर है। यहां एक बड़े दावे के हिसाब से कारोबारी देवराज मलिक का बेटा आयुष मलिक अचानक एक दिन मुस्लिम टोपी पहनकर बकरीद की नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंच गया, जिसके बाद उसकी एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उसके परिवार को पता चला कि आयुष मलिक अब खुद को मोहम्मद अली बताता है। उसका नाम अभी भी आयुष मलिक है, लेकिन अलग अलग तरीकों में वो मोहम्मद अली बन चुका है। परिवार ने जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज कराई है, उसकी फैमिली ने ही कराई है। परिवार की शिकायत है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया है और ये काम उसकी जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने किया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2022 में आयुष और चांदनी कुरैशी की मुलाकात एक फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। यहां पर दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किए, फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही दोनों ने कुरैशी प्लस नाम का एक जिम ज्वाइन कर लिया, जिसमें चांदनी कुरैशी आयुष मलिक की जिम ट्रेनर बन गई। आयुष मलिक के बारे में ज्यादातर लोग जानते थे कि वो करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखता है। आरोप है कि प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में चांदनी ने आयुष से नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाकर चोरी छिपे उससे निकाह कर लिया। यह परिवार का आरोप है। धर्म परिवर्तन के बाद आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था।
लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं थी। पिछले 6 महीने से आयुष पर मुस्लिम दिखने का दबाव था, इसलिए वो अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा था, मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था, टोपी लगा रहा था, मेडिकल स्टोर पर भी बैठने लगा था। परिवार को उसकी इन हरकतों पर शक था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है, इस्लाम धर्म अपना चुका है। इस साल बकरीद के दिन जब ईदगाह पर उसकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर वायरल हुई तो इलाके के हिंदू संगठनों को शक हुआ और हंगामा शुरू हुआ। इस बीच आयुष मलिक के पिता देवराज पर प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का दबाव डाला जाने लगा। ये दबाव चांदनी कुरैशी के परिवार की तरफ से दिया जा रहा था। देवराज को हिदायत दी गई कि वो सारी प्रॉपर्टी आयुष उर्फ मोहम्मद अली और चांदनी कुरैशी के नाम कर दें। सिर्फ यही नहीं, देवराज मलिक का आरोप है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की तरफ से उन पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। देवराज ने हिंदू संगठनों की मदद ली, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के 6 सदस्यों, 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन, अवैध वसूली का केस दर्ज किया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन लंबे समय तक ब्रेन वॉश करके किया गया था। इस काम में चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, दिल्ली के कुछ मौलवी, पाकिस्तान के एक धर्मगुरु इसरार अहमद के कट्टरपंथी वीडियोस का हाथ है। आयुष मलिक धार्मिक किस्म का इंसान नहीं है, वो मंदिर भी नहीं जाता था। चांदनी कुरैशी को इसके बारे में पता था, इसलिए मौका देखकर उसने आयुष से नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। चांदनी ने आयुष मलिक को पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियोस देखने की सलाह दी। इसरार अहमद की मौत साल 2010 में हो चुकी है, लेकिन गैर मुस्लिमों के ब्रेन वॉश करने से जुड़े सैकड़ों वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। इसरार अहमद दावत देने के प्रसिद्ध था। दावत का मतलब एक ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसरार अहमद की वीडियोस देखने के बाद सलाह देने के अलावा चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, मौलवियों के इशारे पर आयुष मलिक की बातचीत पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं से भी कराई गई और अब ये मामला ऐसा बन गया है। फिलीपींस में कुदरत ने ऐसा खौफनाक तांडव मचाया है जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिलाकर रख दिया। सोमवार सुबह आए रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने मिंडानाओ आइलैंड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। स्कूल के पहले ही दिन मासूम बच्चे मौत के साए में चीखते नजर आए। पलब झपकते बड़े बड़े मॉल्स, इमारतें जमींदोज। अब तक 32 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुनामी के अलर्ट के बीच लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। फिलीपींस में सोमवार की वो सुबह बाकी दिनों की तरह नहीं थी। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, बाजार खुलने लगे थे कि अचानक जमीन इस कदर, देखिए ये तस्वीरें देखिए, महाभूकंप ने दक्षिणी फिलीपींस को जद में लिया। कुदरत का कहर यही नहीं रुका। मुख्य झटके के बीच बाद में पूरा इलाका 6.5 तीव्रता के शक्तिशाली आफ्टर शॉक से भी लगातार कांपता रहा। 32 लोगों की मौत के अलावा सैकड़ों लोग मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त भी लड़ रहे हैं। देश में होने वाली परीक्षाओं को लेकर छात्रों में अविश्वास पैदा हो गया है। किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, कहीं मार्किंग में गड़बड़ी हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में नीट, सीबीएसई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर छात्र बहुत नाराज हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो हालात यह है कि संस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लीक प्रूफ एग्जाम कराना। परीक्षाओं के प्रति अविश्वास के इस माहौल के बीच आज यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हो रही है। अगले 3 दिनों तक यूपी के 75 जिलों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। यूपी पुलिस में 32,679 सिपाही पद है जिनके लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। इस परीक्षा में 28,80,000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 28 लाख। प्रदेश में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 एग्जाम कराया जाएगा। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड ने सुरक्षा में सख्ती बढ़ाई है। इस बार यूपी एसटीएफ ने परीक्षाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था बनाई है।